हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2022 नामक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमने जनवरी 2021 और फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स को अपने 4 पार्ट में कवर कर लिया था। ये हमारा वैसे 5वां पार्ट है और अपने इस 5वें पार्ट में आज हम मार्च महीने के पार्ट 1 को कवर करेंगे, जिसमें हम 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि आपने इसकी पीडीएफ से नोट्स बना लिया होगा। पीडीएफ को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। जिन बच्चों के पास पीडीएफ ना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ के हमसे वहाँ पे पीडीएफ मांग सकते हैं, हम उनको पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करें इससे पहले आप में से कुछ बच्चों के 2 डाउट थे। डाउट का मतलब मेरी ही तरफ से एक गलती हुई थी, 2 कह रहा हूँ। वो ये गलती हुई थी कि लास्ट वाले हमने मंथ में ये बताया था कि पाकिस्तान को FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाला है, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में ही डाला हुआ है, अभी उसे ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है। अर्थात एक तरीके से अगर हम बात करें तो उस आर्टिकल को हमने उल्टा बोल दिया था। हालांकि हमने अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज को पिन कर दिया है, बट फिर भी बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में बना रहे, कारण कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी जो एरर होंगी उसको हम सही कर देते हैं। वैसे होती नहीं है, रेयर कभी आ जाए 1-2 एरर। ठीक है, चलिए पहला आर्टिकल जो हमारा आज का है वो है मोरारजी देसाई के बारे में। आपने हमेशा इनका नाम सुना होगा, मोरारजी देसाई के बारे में। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, अर्थात ये भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो कि गैर कांग्रेसी थे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री वैसे ज़्यादातर हुए हैं आज़ादी के बाद वो कांग्रेसी ही हुए हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बात हो, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो, इंदिरा गांधी जी की बात हो, राजीव गांधी जी की बात हो। लेकिन मोरारजी देसाई एक ऐसे पर्सन थे जो कि गैर कांग्रेसी थे और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, 1977 से लेकर 79 तक। अगला है कामराज प्लान के बारे में। जब भी आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, आज़ादी के बाद भारत को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक नाम आता है के कामराज का। के कामराज वास्तव में उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये थी कि के कामराज को आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इनको हिंदी नहीं आती थी, वरना हो सकता था कि ये भी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। इसीलिए इन्होंने उस समय इंदिरा गांधी जी का नाम रिकमेंड किया था कि एक गूंगी गुड़िया की तरह वो काम करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो कामराज ये वही हैं। तो इनका एक प्लान था, इसमें ये प्रस्ताव किया गया कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी सारी ऊर्जा कांग्रेस के पुनरुद्धार हेतु समर्पित कर देनी चाहिए। जब इंदिरा गांधी और वर्सेस के कामराज के मध्य टसल शुरू हुआ, ये दौर था 1971 का, या कहें कि 1969 से 71 का, तो उसी समय ऐसी स्थिति आई। बस आपको इतना पता हो, पूछेगा तो नहीं, लेकिन कामराज प्लान बस पता हो, क्योंकि कई बार दे देखा कामराज प्लान भारत विभाजन से संबंधित था, कामराज प्लान भारत में रियासतों के एकीकरण से संबंधित था, तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, महानदी के बारे में क्या है? महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपी भारत की नदी है। प्रायद्वीपी नदी का मतलब होता है कि विंध्य के जो नीचे का ये पार्ट है, यानी कि ये विंध्य के जो नीचे का पार्ट है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वास्तव में 3 ओर से, मतलब 1, 2 और 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए किसी भी क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। उड़ीसा राज्य की ये सबसे बड़ी नदी है। ये छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के पास बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आपसे बेसिक पूछेगा महानदी के बारे में, बता देना। वैसे यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको बस पता हो, शिवनाथ है, हसदेव है, बोराई है, मांड है, डूब है, जोंक है, तेल है। देखो, शिवनाथ हो या हसदेव हो या मांड हो, इन तीनों ट्रिब्यूटरी का उपयोग यूपीएससी आपसे महानदी में तो नहीं करेगी, बट हो सकता है यूपीएससी ने मान लो आपसे पूछा कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं और वहां पे इन 3 के नाम डाल दिए, तो तब आपको एलिमिनेट करने के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग क्या करें कि इतने छोटे छोटे क्लिप्स बना लें, A4 पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और उसमें जो रिवर वगैरह हैं अलग अलग लिख लिया करें। जैसे मान लो गोदावरी की अलग लिख लो, गंगा की अलग लिख लो, ब्रह्मपुत्र की अलग लिख लो। इनकी बेसिक पॉइंट
कि इनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इन पे कौन से बांध बने हुए हैं। जैसे कि हम जब आपको मैप की कटिंग भेजते हैं ना, एज इट इज वैसे ही देख के, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ अलग अलग होगी। और इनको अपने यहाँ दीवार पे पिन कर लो, बार बार देखने से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला है एनएचआरसी के बारे में। एनएचआरसी का मतलब होता है ह्यूमन राइट काउंसिल या कहें ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये एक बहुसदस्यीय निकाय होता है, एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश व्यक्ति रहा हो वही इसका अध्यक्ष बनता है। और खास बात क्या है कि इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो की तो राष्ट्रपति के द्वारा जाती है, यहाँ पे नियुक्ति, ठीक है, की तो राष्ट्रपति के द्वारा जाती है, बट वो 6 सदस्यीय समिति एक होती है, वो रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को नाम। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि उस 6 सदस्यीय समिति में जो कि एनएचआरसी के हेड को नियुक्त करने के लिए काम करती है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन से व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हैं। तो आपको पता हो कि उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये नहीं दिया कि राज्यसभा के सभापति। सभापति का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उपराष्ट्रपति। इतनी बेसिक बातें आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ी हैं। तो उपसभापति, दूसरा दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, अर्थात यहाँ पे आपका आएगा कि लोकसभा का विपक्ष का नेता और यहाँ पे आपका आएगा कि राज्यसभा का विपक्ष का नेता। और लास्ट आते हैं आपके होम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और होम मिनिस्टर। ठीक है, तो इतनी बेसिक बातें आपको यहाँ पता हो। टेन्योर क्या होता है इनका, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी हो। आपको पता है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष का क्या मतलब है, मतलब ये कि कोई व्यक्ति अगर 67 वर्ष की उम्र में अपॉइंट होता है तो वो अगले 67 कह रहा हूँ, अगर वो 68 वर्ष की उम्र में नियुक्त होता है तो वो केवल 2 वर्ष तक रहेगा, अर्थात 70 तक रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति 65 में नियुक्त होता है तो वो केवल 68 तक रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष, यानी कि दोनों कंडीशंस में ये दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। कार्य क्या है एनएचआरसी का, कार्य तो काफ़ी सारे हैं, लोगों को मानवाधिकारों की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बात ध्यान देना कि ये किसी घटना के 1 वर्ष के भीतर उससे संबंधित मामलों को ही देख सकता है। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद के मामलों का इसके पास राइट नहीं है। जैसे आज मान लीजिए 12 जनवरी है, ठीक है, 12 जनवरी 2021। मान लीजिए कि आज आपका किसी ने मानवाधिकार का हनन किया, मानवाधिकार जो आप मिला हुआ है उसका आपका हनन किया, और आप ये सोचें कि हम एक काम करेंगे कि इसको 13 जनवरी 2022 में रिपोर्ट करेंगे, तो नहीं हो सकता। जो भी होना होगा वो 12 जनवरी 2021 से लेके 11 जनवरी 2022 के मध्य का अगर केस है तो ही सुना जाएगा। ठीक है, बाकी इसके पास अथॉरिटी नहीं है। आयोग के जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से सिफारिशी प्रकृति के हैं, मतलब ये एक तरीके से रिकमेंड करेगा कि इस तरीके से आपको काम करना चाहिए था, न्यायालय से कहेगा या सरकार से कहेगा, मतलब रिकमेंड करेगा, फोर्सफुली नहीं है, अर्थात बाध्यकारी नहीं है कि सरकार इसकी हर बात को माने ही, बट 90% केस में सरकार बातों को मानती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना क्योंकि सरकार के द्वारा ही नियुक्त होता है, और ये भी फालतू में थोड़ा ना रोज रिकमेंड करेंगे। इनके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं। अब एक बात बताओ, जब दिया ही है कि सलाहकारी है तो दंड कहाँ से होगा, और ना ही ये पीड़ित को कोई मौद्रिक राहत सहित कोई राहत दे सकता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि ये पीड़ित को ये कह दे कि ठीक है आपका मानवाधिकार का हनन हुआ, हम आपको 5,000 रुपये कंपनसेट दिला देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की मौद्रिक राहत नहीं दी जाती है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसकी भूमिका, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र सीमित है। देखिए, सशस्त्र बल का अपना एक मेमोरेंडम होता है, उनका एक अपना करिकुलम होता है जिस बेस पे वो इंडिया की सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि न चाहकर भी, वैसे इंडियन आर्मी कभी ऐसा करती नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता, और जो आप देखेंगे वो फेक वीडियो ऐसे होते हैं। हमारी इंडियन आर्मी जो है वो तो पाकिस्तान के भी नागरिकों को काफ़ी रिस्पेक्ट देती है, और आपने देखा होगा चाहे 1971 की बैटल हो या 1998 की बात हो, कोई भी वॉर हो या नॉर्मल भी, जब कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति इंडिया में प्रवेश कर जाता है तो उसके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव किया जाता है। ठीक है,
लेकिन कई बार ना जाने में अनजाने में मान लो कहीं पे कोई ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, इंडियन आर्मी ने, और वहां पे 5 आतंकी छिपे थे लेकिन वहां पे 2 सिविलियन थे, तो उस समय जो 2 सिविलियन मारे गए उनका जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, तो उसके बारे में कोई मतलब इतनी ज़्यादा आप वो नहीं कर सकते जितना आप नॉर्मल पर्सन के लिए कर सकते, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसका अधिकार क्षेत्र वहाँ पे सीमित हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने एक इशू सुना होगा, अभी बीएसएफ के एक जवान का बाद में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था कि दाल सही नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ऐसा सब फालतू की चीज़ें हैं। निजी क्षेत्र द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर इसे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर अगर कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है तो इसके पास ऐसा कोई कार्रवाई करने का राइट नहीं है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करती है। अब प्राइवेट का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल मत ले लेना कि कोई प्राइवेट व्यक्ति चाहे तो किसी बच्चे को कारखाने में प्रताड़ित कराओ, ऐसा भी नहीं है। मतलब यहाँ पे बस इतना है कि प्राइवेट का, जैसे आपने कहीं पे देखा होगा कि गवर्नमेंट ड्यूटी कितनी होती है, 8 आवर की, 8 आवर की होती है, बट कहीं पे प्राइवेट जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो 12 आवर की कराती हैं। ये भी एक तरीके का ह्यूमन राइट का वायलेशन है, लेकिन इस पर कोई वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है रूसा के बारे में। रूसा का पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आर यहाँ से लिया, यू यहाँ से लिया, एस यहाँ से लिया और ए यहाँ से, ठीक है। इस अभियान के तहत क्या होता है, इस अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता, सभी की पहुंच और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट प्रदान किया जाता है। मतलब उन कॉलेजेस को या उन यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी बेस्ट बनाने के लिए, या कहें कि उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाता है। ये वास्तव में 2013 में शुरू किया गया था और एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अर्थात केंद्र प्रायोजित का मतलब क्या हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था ना एमपी लैड के बारे में, क्या था वो, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपको पता होगा हालांकि कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल का फंड एलोकेशन होता है। कहीं पे 90-10 होगा, कहीं पे 60-40 होगा, कहीं 50-50 होगा, तो बस यानी कि दोनों की हिस्सेदारी होती है। अगला आर्टिकल है हमारा सीबीआई के बारे में। आपको पता है कि यूपीएससी ने सीबीआई के बारे में इसी वर्ष के मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया राइट को लेके कि स्टेट के पास कितनी पावर होती है और सेंट्रल की कितनी पावर होती है, मतलब क्या सेंट्रल उसके ज्यूरिडिक्शन में जाके वर्क कर सकती है। तो बेसिक बस पता हो कि सीबीआई का पूरा नाम है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसका गठन 1963 में होम मिनिस्ट्री के एक प्रपोजल के द्वारा किया गया था, बट वर्तमान में ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अर्थात एक तरीके से ये इस समय होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, ठीक है। संथानम समिति ने इसकी रिकमेंडेशन की थी। संथानम समिति ने कहा था कि आप इसका गठन करें, बट ये एक स्टेचुरी निकाय नहीं है, ये ध्यान देना। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं ना कि किसी भी चीज़ को किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया, एक्ट के द्वारा, तो वो कहलाता है स्टेचुरी, और कोई व्यक्ति कोई आर्टिकल के द्वारा अगर बना है तो हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। बट ये ना तो स्टेचुरी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत शक्तियों को प्राप्त करता है। अर्थात एक तरीके से दिल्ली में जो पुलिस है उसके द्वारा स्पेशल पावर इसको मिलती है, ठीक है। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ना तो जैसे नीति आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं कि ना ही ये संवैधानिक है ना ही सांविधिक है, ये एक प्रपोजल के द्वारा आया, उसी तरीके से इसको भी मान सकते हैं, बट नीति आयोग की जगह पे इसको नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस से संबंधित है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और लोकपाल जो हाल ही में गठित किया गया है, ठीक है। दोनों भ्रष्टाचार को चेक करते हैं। ये भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। इंटरपोल का मतलब होता है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, पोल का मतलब होता है पुलिस, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ये लोकल पुलिस होती हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, उसी तरीके से एक इंटरनेशनल पुलिस होती है। मान लो अगर हमें नीरव मोदी को पकड़ना है, ठीक, तो हम यूके की पुलिस से नहीं कहेंगे, बल्कि नीरव मोदी को कौन पकड़ेगा, इंटरपोल पकड़ेगा, और वो पकड़ के हमको देगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंटरपोल होती है और इंडिया इसका मेंबर है।
जल जीवन मिशन के बारे में, वर्ष 2024 तक सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। मतलब यहाँ पे क्या है, भारत सरकार ने सोचा है कि अब ये जो हैंडपंप होते हैं ये तो समाप्ति हो जा रहा है, तो क्यों ना हम गांव के हर एक इलाके में लोगों को टोटी वाला पानी, आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास पाइपलाइन पड़ रही होगी, टंकियां भी रख गई होंगी और टोटी से पानी आता होगा। वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि पीने योग्य अच्छा पानी दिया जाए, बट लोग इसका सदुपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पे आधारित है, मतलब इसको रेगुलेट कौन करेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए। इसके प्रमुख घटक कौन से हैं, सूचना, शिक्षा और संचार इसमें शामिल है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब देखो आप लोग क्या किया करो कि जैसे कोई भी चीज़ ये मिला करे ना, कारण कई बार यही एक लाइन अगर यूपीएससी ने आपसे पूछ दिया कि ये केंद्र प्रायोजित नहीं, एक तरीके की केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है। वही जो मैंने आपको बोला था कि A4 पेपर को आप 20 से 2 बार कट कर लो और इधर उधर लिखा करो, ठीक है। दोनों को फाड़ के अलग कर दो तो सिनॉप्सिस टाइप का बन जाएगा। तो वहीं पे लिख लो कि कौन कौन सी केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, इसमें MP-लेड वगैरह लिख लो, कौन कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। चलिए अगला है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर वास्तव में एक तरीके से सबसे गंदा पानी होता है, दूषित पानी होता है। जैसे हम बर्तन जो धोते हैं, कपड़े जो धोते हैं, नहाते हैं, इसके बाद जो पानी हमारा निकलता है वो एक तरीके से कहलाता है ग्रे वाटर। अर्थात इस पानी को ऐसे अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो घरेलू प्रक्रियाओं जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना और नहाने से उत्पन्न होता है। इसमें काफ़ी सारे हानिकारक बैक्टीरिया, यहाँ तक कि मल पदार्थ भी शामिल हो सकते हैं जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि वो गंदा पानी जाके किसी अच्छे पानी में मिल गया और किसी व्यक्ति ने उस पानी को पी लिया या किसी जानवर ने पी लिया तो उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये उसी से संबंधित है। अब अगला आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील के बारे में, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। केंद्र प्रायोजित का मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, अर्थात हो सकता है कि 50-50 फंड इसमें एलोकेट होता हो, 60-40 फंड एलोकेट होता हो, यानी कि दोनों लोगों की हिस्सेदारी है। जो वर्ष 1995 में शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री एजुकेशन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। पहले ये HRD मिनिस्ट्री हुआ करती थी, बट नाम बदल दिया गया। ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि हर एक बच्चे को, ठीक है, हर एक बच्चे को, यानी कि इंडिया में रहने वाले हर एक बच्चे को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो मिले ही मिले, अर्थात क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की उसको एजुकेशन मिले ही मिले, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा क्या होती है? क्लास 9 से लेके 12 तक, और उच्चतर क्या होती है? क्लास 12 के बाद, ठीक है। ये 3 हमारे यहाँ एजुकेशन के सिस्टम होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में नहीं होता है। आप लोग जिस स्कूल में पढ़े होंगे मे बी वो प्राइवेट होंगे, ठीक है। राज्य संचालन सह निगरानी समिति पोषण मानकों और भोजन की गुणवत्ता के रख रखाव के लिए एक तंत्र की स्थापना सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। अर्थात एक स्टेट द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया जाता है जो ये चेक करती है कि जो बच्चों को खाना मिल रहा है उस खाने की पोषकता कितनी है, अर्थात उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है और वो भोजन कितना स्वच्छ बना है। और आए दिन आप इसका इशू सुनते होंगे कि फलाने स्कूल में उस महिला ने या उस समाज की, उस समुदाय की महिला ने खाना बनाया या उस पर्सन ने खाना बनाया तो वहाँ के बच्चों ने खाना नहीं खाया क्योंकि उस समाज के लोगों ने मना कर दिया कि हम इस महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तब वहाँ पे कोई ना कोई एज अ कलेक्टर जाएगा, फिर वहाँ खाना खाएगा और तब समाज के लोगों की आंखें खोलेगा, ठीक है। ये तो एक अच्छी पिक्चर हुई। दूसरी चीज़ होती है, कई बार आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो इसमें खाने के लिए सामान आता है, चाहे वो रिफाइंड हो या फिर दलिया हो या फिर और भी कोई पोषकता से संबंधित चीज़ें हो, उसमें गमन कर जाते हैं, मतलब हेरा फेरी कर देते हैं और मिलावटी काम करने लगते हैं, ठीक है। तो वही बेसिक बातें हैं, जब आप बन जाएंगे तो आपको ये चीज़ें रोज फेस करनी पड़ेंगी।
फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट क्या है? फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। अब बात आती किसान उत्पादक संगठन के बारे में, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूपीएससी ने आपसे मेंस पे इस पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो बेसिक पता हो। इसमें विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान उत्पादक शामिल होते हैं, अर्थात एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्टेल होता है किसानों का, ठीक है। क्या पर्पस है इसका? कृषि में निवेश आए, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और यहाँ से बाजार तक अनाज की पहुँच सुनिश्चित हो सके। अर्थात होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है या कहें इंडिया में जो फार्मर है वो उतना वेल डेवलप्ड नहीं है कि उसके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, उसके पास इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं, या उसके पास एग्रीकल्चर के इनपुट्स काफ़ी अच्छे हैं, या उसकी जो खेती है वो काफ़ी बड़े एरिया में होती है, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में जो खेती होती है वो काफ़ी छोटे छोटी खेती होती है और उन छोटे छोटे खेतों में इंडिविजुअल्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और छोटी खेती का मतलब है कि कम उसके यहाँ उपज हुई तो कम उपज लेके अगर वो कभी मंडी जाएगा भी अकेले गाड़ी करके, सड़कें उतनी अच्छी होंगी नहीं तो उसकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए उस एरिया के आसपास के सभी किसान मिलकर अपना एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन, और सब लोग एक ही गाड़ी करके अपना पूरा माल एपीएमसी मार्केट में ले जाके बेचते हैं, ठीक है। और जब उनको कभी एग्रीकल्चर में किसी बीज की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है या खाद की ज़रूरत पड़ती है तो आपस में सब लोग मिलके वो परचेज कर लेते हैं। तो इससे काफ़ी उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। बस इतनी बेसिक बातें हैं। एफपीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसाधन एजेंसियों, सरकारों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड जैसी एजेंसियों से मिलने वाली सहायता का लाभ उठाती हैं। और एक बात है, जब ऐसा ये लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो इनको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी संस्था है उसका नाम है नाबार्ड, जो कि ऑलरेडी आपने एक बार इकोनॉमी में पढ़ा होगा, हमने आप पढ़ाया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है जो सीधे नाबार्ड के अंतर्गत आती है। तो वही नाबार्ड इनकी हेल्प भी करता है ताकि एग्रीकल्चर में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगला आर्टिकल है बैगनी क्रांति के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से। लेवेंडर एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्लावर होता है जिसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। आपने अधिकांशतः अगरबत्ती में इस लेवेंडर का उपयोग किया होगा, ठीक है। अगला है अरोमा मिशन के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरोमा मिशन का संबंध किससे है? यह मिशन ऐसे आवश्यक तेलों के लिए है जो सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देते हैं। एक तरीके से आप ये मान के चलो कि फूलों की खेती होती है, ठीक है। फूलों की खेती को बढ़ावा देने से संबंधित मिशन को कहा गया अरोमा मिशन। अब जब फूलों की खेती होगी तो इन फूलों के सूख जाने से या इनके गीले ही रहने से इनसे जो ऑयल निकाला जाएगा, सुगंधित तेल, ठीक है, उसी का उपयोग किया जाता है। जैसे अगरबत्ती बनाने में कई जगह में इनका उपयोग होता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स या कहें कि बेल्जियम में है, ठीक है। भारत को 2 वर्ष की अवधि के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र वास्तव में किसको कहते हैं? जैसे आप हमेशा मैप ऐसे देखते हैं ना, ऐसे करके आपका ये यहाँ पे ये मैप बनता है, ठीक है। ये एक तरीके का आपका साउथ अमेरिका और ये यूएसए एक तरीके से यानी कि कनाडा, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे आपका यूरोप हो गया, यहाँ पे आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडिया हो गया और यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। ये जो हो गया क्षेत्र, ये हो गया आपका पैसिफिक, ये हो गया आपका अटलांटिक, ये हो गया एशिया, ठीक। तो ये पूरा रीजन यानी कि यहाँ तक का रीजन, ठीक, ये कहलाता है आपका एशिया प्रशांत। ऐसा आप मैप में ऐसे देख सकते हो। ये प्यारी पृथ्वी हमारी, कोशिश किया करें खुद से बनाए मैप, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये हो गया आपका पैसिफिक का, ये हो गया एशिया का, और इसी रीजन को बोला गया एशिया पैसिफिक क्योंकि अमेरिका से जाके टच होगा, ठीक है। चलिए अगला आता है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यानी कि भोजन अपशिष्ट जो होता है उसके बारे में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनईपी के द्वारा। आपको यहाँ पे फिर क्वेश्चन घुमा देगा कि यूएनडीपी के द्वारा, तो नहीं,
UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। फ्लोरिकल्चर, ये बागबानी विज्ञान की एक शाखा है, मतलब हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जो छोटे या बड़े क्षेत्रों में सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। प्रसंस्करण का क्या मतलब होता है? प्रसंस्करण का मतलब होता है जो भी फ्लावर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कई सारे फूल जो लोग गिफ्ट करते हैं, गुलदस्ता वगैरह देते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो वो फूल कई दिनों तक रखे रहते हैं। तो वो वास्तव में इसी प्रसंस्करण के कारण, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा डीप फ्रीजर में रखा जाता है ताकि वो ताज़े बने रहें। ठीक। विपणन का मतलब होता है उनको बेचना। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि सजावटी पौधे, जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी का बर्थडे होता है, या कई बार आपने शादियों में देखा होगा जो पीछे दूल्हा और दुल्हन के पीछे स्टेज सजी होती है, वो सजावटी काम के लिए फ्लोरिकल्चर जैसे वर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला आर्टिकल है यहाँ पे, सॉरी इसी में है, ये आसपास के वातावरण को सुहाना बनाने तथा बगीचों व उद्यानों के रखरखाव में सहायक है। जैसे आप ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का सुनते हैं। ठीक है। कृषि वानिकी के बारे में, कृषि वानिकी हम बताएं इससे पहले वानिकी बता दें, क्योंकि एक बार एक देवी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वानिकी का क्या मतलब होता है। देखो वानिकी में वर्ड देखिए क्या है, वन। ठीक है। वन का मतलब होता है जंगल। जंगल का मतलब होता है एक तरीके से आपके आसपास पेड़ पौधों का कितना बड़ा क्षेत्र है। कृषि वानिकी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं जो एनवायरनमेंट में काम आते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसानों ने खेतों में खूब उपज, गेहूं वगैरह अलग अलग चीज़ें लगा दी, लेकिन कई वो बड़े बड़े पेड़ भी लगाते हैं, जैसे आम के वृक्ष लगा दिए, या उन्होंने जामुन का वृक्ष लगा दिया, या और भी कई सारे वृक्ष लगा दिए, फ्रूट्स के लगा दीजिए, फ्लावर के लगा दिए। तो इसको बोलते हैं कृषि वानिकी। ठीक है। ये सामाजिक वानिका का ही एक वानिकी का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत किसान खेतों में फसल उगाने के साथ साथ पेड़, चारा उत्पादक पौधे, घास व फलीदार फसलें भी उगाते हैं। फलीदार फसलें का मतलब कोई भी चीज़ की, जिसमें जैसे आप सेम वगैरह, बीन्स वगैरह, इनकी चीज़ें देखते हैं। ठीक है। बाकी आप खेती किसानी से संबंधित होंगे ही। अगला है यहाँ पे भारत में रेशम उत्पादन। भारत में रेशम उत्पादन कितना होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में रेशम के कुल कितने प्रकार हैं। तो पहला है मलबरी, ओक टसर, ठीक है, ट्रॉपिकल टसर, मूंगा एंड एरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रॉपिकल टसर, मूंगा, एरी या ओक टसर या मलबरी क्या है, तो आप बता देना है रेशम की प्रजातियां हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इन मलबरी के अलावा रेशम की अन्य किस्में जो जंगली प्रकार की होती हैं। जंगली प्रकार का मतलब ये होता है जैसे जो आदिवासी फॉरेस्ट में, या कहें कि जो जंगलों में अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी नाम दिया गया, उनका नाम है वान्या। ठीक है। वान्या या वन्या। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन्या क्या है, तो ये रेशम की एक जंगली प्रकार की प्रजाति है। दक्षिण भारत देश का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। यह क्षेत्र कांचीपुरम, धरवावरम, आर्नी आदि बुनाई के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप हमेशा सुनते होंगे कांचीपुरम की साड़ी, बनारसी साड़ी। ठीक है। सॉरी, कांचीपुरम की साड़ी रेशम की, बनारसी तो बनारस में होती ही है। ठीक है। राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन मिशन, ये AICTE और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। AICTE इसका मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो एक परिषद है जो तकनीकी एजुकेशन को प्रमोट करती है। तकनीक का मतलब होता है कि किसी को कौशल देना। ठीक है। सपोज करो, मान लो आप एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी समय आपको ये सिखा दिया कि LED बल्ब कैसे सुधारा जाता है, या आपको ये सिखा दिया कि मोबाइल को कैसे रिपेयर किया जाता है, या लैपटॉप को या टीवी को, तो इससे आपका एक रोजगार हो गया। तो इसीलिए सरकार ने इसके साथ में मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया, राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन मिशन। संवर्धन का मतलब बढ़ावा देना, अर्थात नेशनल लेवल पे रोजगार को बढ़ावा देना, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में रोजगार है ही नहीं। तो इस मिशन के तहत कोई भी पंजीकृत व्यक्ति प्रशिक्षु हो सकता है, मतलब सीख सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, जिसकी न्यूनतम शिक्षा 10वीं कक्षा तक है और जिसकी उम्र 16 से 40 वर्ष के मध्य है। अर्थात आप चाहें तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, बल्ब वगैरह बना सकते हैं। मिशन के तहत कुल 23 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है जहां एक प्रशिक्षु को नामांकन किया जा सकता है। इसमें कई सारे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग,
ऑटोमोबाइल वगैरह जैसे गाड़ी के पार्ट्स वगैरह बनाना, फार्मास्यूटिकल्स जैसे एक तरीके से मेडिसिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी वगैरह रिपेयर करना, और हार्डवेयर तथा वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। वैसे ये मेंस का टॉपिक है और यूपीएससी ने एक बार इसको एसे में भी पूछा है, बट प्रीलिम के लिए बस पता हो कि आपको वो क्या, कि आपको ये पता हो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उस समय दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट था नाटो और इसका मुखिया होता था यूएसए, दूसरा पार्ट था वारसा, जिसको वारसा पैक्ट बोलते थे। वारसा वास्तव में पोलैंड की राजधानी है और उस समय पोलैंड जो था वो यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रसिया, है ना। उस समय सोवियत रसिया के नाम से इसे जाना जाता था, आज का आप इसे रूस कह सकते हैं। तो ये दो पार्ट में पूरी दुनिया बढ़ चुकी थी। नाटो के ग्रुप में कई सारे यूरोपीय कंट्री भी शामिल हो गए थे और वारसा के अंतर्गत इधर के जितने भी देश थे, जैसे मंगोलिया हो गया, थोड़ा बहुत चाइना भी हो गया, और जो ये आपके पांचों दिखते हैं मध्य एशियाई देश उस समय यूएसएसआर का पार्ट होते थे, तो ये भी सब शामिल हो गए। ठीक, इंडिया जब आज़ाद हुआ उसी समय 1947 में, और वर्ल्ड के या कहें अफ्रीका के या साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे और कंट्री भी आज़ाद हुए, तो उन्होंने सोचा कि ना तो हम नाटो में जाएंगे ना ही हम वारसा में जाएंगे, हम अपना एक अलग अलाइन बनाएंगे, यानी कि एक अपना अलग ग्रुप बनाएंगे। उसी अलग ग्रुप को कहा गया गुट निरपेक्ष, अर्थात हम न तो तुम्हारे गुट में शामिल होंगे न तुम्हारे, हम दोनों गुट में निरपेक्ष रहेंगे। लेकिन माना यह जाता है कि इंडिया 1969 के बाद से रसिया की ओर ज़्यादा उन्मुख हो गया, और जिसके बारे में आप जानते भी हैं कि रसिया ने मदद भी की थी 1971 के वॉर में इंडिया की, इंदिरा गांधी के कारण। ठीक है, वो अलग बात है, बस इतना पता हो नाटो के बारे में, वारसा के बारे में। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन फिर से जा रहा है नाटो में। क्यों जा रहा है? क्योंकि रसिया यूक्रेन के ऊपर दबाव बना रहा है। ठीक, और जाएगा ही। ये विश्व के 120 विकासशील देशों का एक मंच है जिसमें वे देश शामिल है जो औपचारिक तौर पर विश्व की किसी भी बड़ी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं है। अब आप समझ गए महाशक्ति के दो गुट थे, कौन कौन थे? वारसा था और नाटो था। नाटो तो सबको पता होता है, लेकिन वारसा किसी को नहीं याद होता है, तो याद रखना। वर्ष 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, ट्रूडो वगैरह सब इसमें थे। आपको नाम किसी का नहीं याद रखना है। ठीक है, अब बात आती हूती के बारे में। हूती और तुत्सी ये दो वर्ड आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये अफ्रीका में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ठीक है, एक मूवी है जिसका नाम है होटल रवांडा, वो इसी चीज़ से संबंधित है, हूती और तुत्सी से संबंधित। तो आपको बस इतना पता हो आज की डेट में कि हूती क्या है। ये यमन में एक आतंकी संगठन है। जैसे आप हमेशा पढ़ते होंगे ना हौथी रिबल के बारे में या फिलिस्तीन का हमास के बारे में। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से यही है। हौथी रिबल भी एक तरीके से आपका यमन में ही है, एक्टिव है लेबनान में। हमास जो है ये फिलिस्तीन का एक तरीके से आतंकी संगठन है। ठीक है, अब यमन की लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा यूएसए और ये है हमारा यमन। ठीक है, तो यमन आप देख रहे हैं लाल सागर से टच करता है सीमा, गल्फ ऑफ अडन से टच करता है, और यहाँ बाबल मंडेव संधि है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। मेडागास्कर वर्तमान में सूखे के गंभीर संकट से गुजर रहा है। इंपॉर्टेंट है बस इसकी लोकेशन आप देख लीजिए मेडागास्कर की, बिल्कुल ये नीचे है आपका मेडागास्कर। ठीक है, ये यहाँ पे मेडागास्कर, और ख़ास बात है कि यहाँ से भूमध्य रेखा होके जाती है नहीं जाती है, आप चेक करके बताना। ठीक है, चलिए भूमध्य रेखा जाती है कि कर्क रेखा जाती है कि मकर रेखा जाती है, आप ये बताना कमेंट बॉक्स में किन किन देशों से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य, सॉरी इतने तो नहीं बता पाओगे, ये बताना मकर रेखा किन किन से होके जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। यह विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसे रोम संविधि के नाम से भी जाना जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नीदरलैंड के हेग में। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना। देखो नीदरलैंड जो है ना, इसी को पुराने समय में डच कहते थे, डेनिस। मतलब हमारे यहाँ जो कंपनी आई थी ना, डच आई थी, पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डेनिस आए थे, तो ये डच वालों को ही नीदरलैंड बोलते हैं। हॉलैंड भी नहीं कोई बोलते हैं वैसे।
ये सामान्यतः नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। और खास बात है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया आईसीजे का मेंबर है, ये आईसीसी है, ठीक है। आईसीसी का पर्पज है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करना। भारत, चीन एवं अमेरिका रोम संधि के पक्षकार देश नहीं है, यानी ना तो इंडिया है, ना ही चाइना है, ना ही अमेरिका है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है गोलन हाइट्स के बारे में। कई सारे आप नाम सुनेंगे, गोलन हाइट्स सुनेंगे, जैसे गाजा स्ट्रिप सुनेंगे आप, ठीक है, और आप यहाँ पे मृत सागर सुनेंगे, ठीक है। बाकी और भी कई सारी चीज़ें आती हैं आपको, तो बेसिक देख लीजिए। ये एक चट्टानी पठार है जो दक्षिण पश्चिमी सीरिया में इजराइल और सीरिया की सीमा के मध्य स्थित है। हालांकि इजराइल ने सीरिया से इसको छीन लिया था, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार आपको लोकेशन दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखिए, ये है सीरिया, ये लेबनान, ये इजराइल, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगी ये गाजा स्ट्रिप, इस जगह पे छोटी सी है ये गाजा स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ सॉरी गाजा स्ट्रिप कह रहा हूँ, गोलन हाइट्स आपके अगर यहाँ पे दिखा देते हैं तो ये अच्छी बात है। वैसे यहाँ नहीं दिखाएंगे, कोई बात नहीं, मैंने आपको मैप में तो भेजा ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहीं पे ये आपकी गाजा पड़ती है, बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक। चलिए दामस्क शहर कहाँ पे है, ये आपका सीरिया में, याद रखना। बेरूत कहाँ पे, त्रिपोली, ये लेबनान वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्डिक देश यहाँ पे कुल 5 देशों को नॉर्डिक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कौन कौन? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। इनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होगा। ये देखिए ऊपर लोकेशन, आइसलैंड हो गया, ठीक है। ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड तो नहीं शामिल है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, और आपका क्या, डेनमार्क। तो ये 2 2 4 और ये क्या आपका 5, ठीक। यहीं पे देखिए आप बाल्टिक सी है, ठीक। अब बाल्टिक सी से कौन कौन से देश लगते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा, मतलब बताइएगा। एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ये रसिया का भाग है, ठीक है, कालिनगार्ड, और पोलैंड है, डेनमार्क है, ठीक। तो ये देश इसमें लगते हैं। स्वीडन भी लगता है, लेकिन नॉर्वे नहीं लगता है बाल्टिक सी से, ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल कौन सा है? मैप आप देखा करिए, जो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली भेजते हैं, उस मैप में बहुत सारी जानकारी देते हैं, ठीक है। लीड इट क्या है? लीड आईटी क्या है? लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन उन देशों और कंपनियों का एक समूह है जो पेरिस समझौते को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थात पेरिस समझौता किससे संबंधित है? क्लाइमेट से, कि हम अपने यहाँ कार्बन एमिशन को कम करेंगे, तो उसी से संबंधित ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसने क्या किया? इसने सितंबर 2019 में यूएन जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे समर्थित किया जाता है कि ठीक है, आप अपनी कमिटमेंट को पूरा कीजिए जो कि आपने पेरिस सम्मेलन के दौरान ली हुई थी। बाकी आपको नहीं याद रखना है। तोमान क्या है? ये ईरान की वर्तमान मुद्रा का नाम है, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। चाबहार पोर्ट, ये ओमान की खाड़ी पर स्थित है। कल ही मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ चाबहार पोर्ट के बारे में। ग्वादर पोर्ट के ही बगल में है, ये एक तरीके का ग्वादर है, और ये हमारा चाबहार है, ठीक है, जो कि ईरान में बनना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से केवल 72 किलोमीटर दूर है, ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। खास बात क्या है कि ये एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है, और इसमें 2 अलग अलग बंदरगाह हैं छोटे छोटे, जिनका नाम है शाहिद बेइश्ती और शाहिद कालंत्री। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहिद बेइश्ती और शाहिद कालंत्री क्या हैं? क्या ये यूएसए की 2 पनडुब्बियां हैं, या रसिया की 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, या ईरान के 2 परमाणु कार्यक्रम क्षेत्र हैं, या फिर अफगानिस्तान के 2 शहर हैं? तो आप बता देना कि ना भैया, ये दोनों के दोनों पोर्ट हैं ईरान के, ठीक है, जो कि चाबहार का ही एक तरीके से पार्ट है। उइगर मुस्लिम चाइना के सिनजियांग क्षेत्र में रहते हैं। जैसे आप हमेशा पढ़ते होंगे ना, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो यहाँ पे ये जो ऊपर है ना, इस जगह पे हमारे जम्मू कश्मीर के टॉप पे, इसको बोलते हैं चाइना का जिनजियांग रीजन, ठीक है। यहीं पे रहते हैं, जिनजियांग बोलते हैं, सिनजियांग बोलते हैं, क्योंकि वहाँ सा और जा में
कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अगला आर्टिकल है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो बायो वर्ड आ गया तो बायो किससे संबंधित होगा? जीवों से। अब एक दो तीन वर्ड और आपको बता देते हैं। एक वर्ड है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो वर्ड हमेशा जहां मिलेगा उसका संबंध पानी से होगा, जल से। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, कल मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। ये क्या है जैव प्रौद्योगिकी? ये वह तकनीक है जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने या बनाने के जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या इसमें कुछ हिस्सों का उपयोग करती है। समझ गए? जीवों का उपयोग किया जाता होगा इसमें। इसके काफ़ी सारे लाभ हैं। अब आपको क्या करना है कि ये लाभ हम क्या बताएंगे इनमें डिटेल में, ये काफ़ी सारे हमने लाभ लिख दिए हैं और इसकी चुनौतियाँ भी लिख दी हैं। ये लिस्ट आपको बस देखना है। ठीक है, जैसे लाभ क्या क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन, कम खरपतवार नाशक और कीटनाशक का उपयोग, मतलब कम कीटनाशक दवा का उपयोग होता है, अधिक प्रभावी एग्रीकल्चर होता है, उत्पादन स्तर अच्छा होता है, प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होता है। ठीक है, विटामिन और पोषक तत्वों की कमी को ये दूर करता है। ठीक है, उत्पादों की सेल्फ लाइफ में भी वृद्धि करता है। जब दवा ही नहीं पड़ेगी तो जो प्रोडक्ट उत्पादित होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, भुखमरी की समस्या से निपटने में सहायक हो सकता है। चरम मौसम की स्थिति वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त सिद्ध होगा, मतलब जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है काफ़ी तेज़ी से, वहाँ पे महत्वपूर्ण औषधियों का बड़े पैमाने पर भी उत्पादन हो सकता है। रोग संबंधी आनुवांशिक विकारों का अधिक कुशलता से इलाज किया जा सकता है। खास बात है कि अन्य देशों पर डिपेंडेंसी कम की जा सकती है और औद्योगिक प्रक्रियाओं की दक्षता में भी वृद्धि की जा सकती है। ये 30 पॉइंट आपको बस देखने हैं कि हाँ इतने इतने फायदे हो सकते हैं। जब एग्जाम में अगर कोई भी 3 पॉइंट आ जाएंगे, 4 पॉइंट, आप उसको कवर कर लेंगे। लेकिन सिर्फ लाभ ही नहीं है, इसके काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछते कि क्या चुनौती है तो बताना। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का और जीएमओ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। जीएमपी के गुण को अनजाने में अन्य पौधों द्वारा अपनाया जा सकता है। मृदा की उर्वरता में भी गिरावट आ सकती है। क्रॉस प्लांटेशन के कारण संकर प्रजातियों से भी समस्या जुड़ जाती है। छोटे और सीमांत किसान जो जीएमओ का प्रयोग नहीं करते हैं वे पिछड़ जाएंगे। ठीक है, स्थानीय बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि होगी। कुछ गरीब देशों की गरीबी में और वृद्धि हो सकती है। अधिक उत्पादन एक बड़ी समस्या बन सकता है। खाद्य निर्यात में गिरावट आ सकती है। जैव विविधता का ह्रास होगा। जीएमओ से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आ जाएंगी। भोजन में कृत्रिम स्वाद की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होगी। संक्रामक रोग और महामारी आएगा। पादप रोगों का प्रसार होगा। पादप का मतलब पेड़ पौधों का। तो बस इतनी बेसिक चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के बारे में, यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अंकटाड और भी कई सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है जो कि निम्न है और इनको याद रखना है। नंबर 1 ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये 5 और एक ऊपर वाली टोटल 6 रिपोर्ट आपको हर हाल में याद रखनी है। ठीक है, अगला है रेड शिफ्ट की घटना। तो रेड शिफ्ट की घटना क्या होती है आपको याद नहीं रखना, बस इतना पता हो कि रेड शिफ्ट की जो घटना है इसका संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है। कई बार सीधा सा क्वेश्चन आ जा सकता है कि रेड शिफ्ट का संबंध निम्न में से किससे है, तो आप बता देना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। ठीक है, चंद्रमा का जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने मून मिशन भेजते हैं, चंद्रयान 1, 2, 3। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या फायदा होता है, तो यही बातें यहाँ पे बताई गई कि एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पूर्व कारणों को हम समझ पाते हैं कि आखिरकार पृथ्वी का ओरिजिन हुआ कैसे। पृथ्वी पर भूकंपी गतिविधियों को समझ सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना कैसी है इसको जान पाते हैं। ज्वार भाटा, ऋतु एवं जलवायु को समझ पाते हैं। आप हमेशा सुनते होंगे ना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो बस यही बेसिक चीजें हैं। अगला है लूपेक्स मिशन के बारे में। पता हो कि लूपेक्स मिशन किससे है, तो ये भारत व जापान का संयुक्त चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन है। चंद्र ध्रुवी का मतलब चंद्रमा में भी 2 ध्रुव होते होंगे, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया का दक्षिणी ध्रुव में जाना था, फेल हो गया किसी कारण से। ठीक है, फेल क्या कहेंगे कि पार्सली फेल हुआ, पूरी तरह से नहीं। मैथ की लैंग्वेज में आप बोलेंगे पार्सली। ठीक है,
इसका उद्देश्य 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजना। ठीक है, लैंडर एक तरीके से आप कह सकते हो कि यानी कि आप इसको एग्जांपल ऐसे आप कहें कि लैंडर को आप एक तरीके से ये बता सकते हैं कि एक तरीके से बॉक्स होता है, क्योंकि लैंडर कई तरीके का होता है। एक तो बॉल की तरह कई बार होता है, कई बार सॉफ्ट लैंडिंग होती है कि बिल्कुल उतारा ही जाता है आराम से। ठीक है, स्टैंड वाला उसको एक तरीके से रख दिया जाता है। ठीक है, क्रेन की तरह। और रोवर वो होता है जो उसके अंदर से एक 4 पहियों की गाड़ी निकलेगी। अब 4 भी हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं, 8 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लैंडर रोवर ऐसे समझ सकते हैं। मेगा ट्रॉपिक्स क्या है? भारत व फ्रांस के साथ है, मानसून के अध्ययन के लिए बनाया गया है मेगा ट्रॉपिक्स। आपसे क्वेश्चन पूछा, मेगा का मतलब ये है बादल। ठीक है, सरल क्या है? पूरा नाम है सैटेलाइट फॉर अल्टिका एंड अर्गोस। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कोई सैटेलाइट होगा। ये भारत और फ्रांस के साथ बनाया गया है, अंतरिक्ष से समुद्र का अध्ययन करना। अर्थात इस सरल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाएगा और उससे ये चेक किया जाएगा कि जो सी है वो कैसे अपने आप को चेंज करता है, या उसमें वाटर का फ्लो कैसे बढ़ रहा है, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे उसमें सुनामी वगैरह आती हैं या चक्रवात को प्रभावित करते हैं। निसार क्या है? भारत और नासा का एक सैटेलाइट है, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? सौर मंडल में स्थित छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। इनकी छोटी और अंडाकार कक्षाएं होती हैं। क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है बृहस्पति और मंगल के मध्य पाई जाती है, यानी कि मार्स और जुपिटर के मध्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है। आपको 2 बातें और यहाँ पे याद रखनी है। वो क्या? वो ये याद रखनी है कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो क्षुद्र ग्रह होते हैं, दूसरे ट्रोजन होते हैं और तीसरे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड होते हैं, मतलब अर्थ के पास वाले क्षुद्र ग्रह होते हैं। जैसे आप बेनू एक नाम सुनते हैं, ये पृथ्वी के पास वाला है। ठीक है, ट्रोजन का मतलब होता है कि जो बड़े ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब सूर्य के आसपास तो है ही, लेकिन बड़े ग्रहों के भी आसपास चक्कर लगाते हैं। और क्षुद्र ग्रह तो नॉर्मल आपको बता ही दिया है कि बृहस्पति और मंगल के मध्य एक पट्टी पाई जाती है। ठीक, एक और है यहाँ पे वर्ड आता है, उसको बोलते हैं क्या? क्यूपियर बेल्ट। वो कहाँ पे पाई जाती है? नेपच्यून के बाद पाई जाती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा क्यूपियर बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो नेपच्यून के बाद। नेपच्यून एक प्लेनेट है। चिल्का झील, ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है, रामसर साइट्स में भी शामिल है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। भीतरकंड का राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा तथा महानदी प्रणालियों के मुहाने पर स्थित है। आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, बस बताओ। अब भीतरगढ़ का है कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगला आर्टिकल है राइट टू रिपेयर अधिकार। रिपेयर का मतलब क्या होता है? सुधारना। जैसे आपका मोबाइल मान लीजिए खराब हो गया, ठीक, तो आप अपना मोबाइल अपने हाथ से सुधार लें। ठीक, आपका एप्पल का लैपटॉप खराब हो गया, आप उसे अपने पास सुधार लें, मतलब उसको सर्विस सेंटर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यूएसए जैसे जो कंट्री हैं बड़े बड़े, वहाँ पे क्या होता है कि आपने अगर एप्पल का फ़ोन खुद से खोला तो फिर एप्पल अपनी गारंटी ख़त्म कर देगा। एप्पल का कहना अगर फ़ोन मेरा ख़राब हुआ है तो आप सर्विस सेंटर में लेकर आएँ। ठीक है, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एप्पल का फ़ोन ज़रा सा कुछ ख़राब हुआ सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे तो खामखा में पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम लैपटॉप ख़राब हो गया है तो लेके गए तो फिर पैसे देने पड़ेंगे। गाड़ी हमारी ख़राब हो गई सर्विस सेंटर लेके जाएंगे तो फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो अपने पैसे की बचत करने के लिए लोगों ने एक अधिकार की मांग की है जिसको बोलते हैं राइट टू रिपेयर अधिकार, और ये यूरोपीय संघ में यानी कि ईयू में लागू किया गया है। इसमें होगा क्या? वही कि हम अपना आइटम खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, ये हमें राइट दो। तो उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देता है। ठीक है, सोच सकते हो, बताओ हम लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसी का रिपेयर की हमारे पास परमिशन नहीं होती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला ये विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है जो अब तक एक अपशिष्ट पर्वत के रूप में है। देखिए, वलित पर्वत का क्या मतलब होता है? जैसे माना यह जाता है कि हमारे यहाँ 2 प्लेटें काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप नाम सुनते होंगे अवसादी प्लेट के बारे में, ठीक है, या और भी कई सारी आप नाम सुनते होंगे जैसे आग्नेय चट्टान के बारे में। ठीक, तो इन्हीं में से 2 प्लेटें जिनको हम मोटे तौर पे कहते हैं, मतलब ये तो और सब कैटेगरी हो गई, उसमें एक नाम आता है महासागरी और एक आता है महाद्वीपी। ठीक है,
महासागरी का मतलब होता है सागर से और महाद्वीप का मतलब होता है स्थल से। लेकिन कई बार क्या होता है, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो सबट्रैक्ट नहीं होती, मतलब एक दूसरे से टूटती नहीं है बल्कि वो उठ जाती हैं। जैसे आप अपना A4 का जो पेज है, एक तरीके से ऐसे मान लीजिए ऐसा प्लेन रखा है और एक यहाँ से फोर्स लगाएं, एक यहाँ से, और दोनों फोर्स एक साथ लगाएंगे तो क्या होगा, ये A4 का पेज हल्का हल्का ऐसे ऊपर उठेगा, ऐसा ऐसा ऊपर उठेगा। और जब इसको और तेजी से दबाएंगे, पुशअप करेंगे, तो ये कई बार ऐसे धारियोंदार बन जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं फोल्डिंग, यानी कि ये फोल्ड होने लगा। ठीक, और यही चीज थी कि जब हमारी महाद्वीपीय प्लेट नीचे से, कहते हैं ना कि ये उत्तर की ओर आज भी खिसक रही है, तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर खिसकने लगी तो जो ऊपर की प्लेट थी, जिसको आप कई बार टेथिस सागर भी सुनते होंगे, ठीक है, गोंडवाना आइलैंड, बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे, वो मैं नाम यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये जब प्लेट यहाँ पे खिसकी और यहाँ एक प्लेट पहले से ही थी, तो ये प्लेट यहाँ टकरा कर फोल्ड बन गई ऐसे करके, और इसीलिए यहाँ पे फोल्डिंग माउंटेन्स बन गए। उसी को बोलते हैं वलित पर्वत। ठीक है, उसी में से एक है अरावली। ठीक, जो कि अब एक अवशिष्ट पर्वत बन गया, मतलब अब ये पर्वत नाम का पर्वत है, पूरी तरह से लोगों ने इसकी ज़मीनों को हड़प लिया है और पठार अठार सब समाप्त करके। और एक बात और बताएं, ये अरावली की जो लास्ट पूंछ है ना, ये गुजरात से शुरू होती है। यहाँ से आपको एक बार दिखाते हैं, ये यहाँ से ये शुरू होती है गुजरात से, और राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए, दिल्ली का जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का ऊंचा हिल है ना, जिसको आप रिज बोलते हैं, ठीक, जो ऐसे ऊंचाई पे आ जाता है इंडिया गेट के बाद, वहीं पे जाके ख़त्म होती है। ठीक है, इसलिए वो क्षेत्र उतना ऊंचा है वहाँ पे। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन संश्लेषण रिपोर्ट यूएनएफसीसी के द्वारा जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको बस पता हो कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन संश्लेषण रिपोर्ट का संबंध किसके द्वारा है, यूएनएफसीसी के द्वारा, ना कि यूएनईपी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना राज्य के पेदापल्ली जिले में विकसित किया जाता है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का क्या मतलब होता है, मान लो कोई नदी का क्षेत्र है या कोई छोटा सा तालाब है या कोई झील है, उसके ऊपर हम सोलर पावर प्लांट का यूज कर देंगे, लगा देंगे, ताकि वो जमीन की हमारी बचत हो जाए। तो एक तरीके से इसी को फ्लोटिंग बोलते हैं। और आपको एक चीज और यहाँ पे वर्ड याद रखना है, एक वर्ड है एकेडमिक, ठीक है, लोमोनोसो। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकेडमिक लोमोनोसो क्या। देखो, जब ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बोलता हूँ ना, तो आप क्या करें, ये जो पट्टी है ना साइड की, यहाँ पे लिख लिया करें। एकेडमिक लोमोनोसो क्या है, ये रसिया का फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है एकेडमिक लोमोनोसो क्या है। चलिए, अगला है सगे ज्वालामुखी। ये इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर की लोकेशन आपको दिखा दें, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि इक्वाडोर कहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पे आप ये वेनेजुएला, ये गुयाना, फ्रेंच गुयाना, कोलंबिया और ये इक्वाडोर। ठीक है, ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या यहाँ से भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा होकर गुजरती है इक्वाडोर से, और गुजरती है तो किन किन उससे होकर गुजरती है। ठीक, चलो आपको दिखाई देते हैं। उतने टाइम भी मैंने आपको बताया था कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखो, इक्वाडोर से क्या गुजरती है, इक्वेटर। ठीक है, मतलब नाम से ही याद आ रहा है, भूमध्य रेखा इक्वाडोर से गुजरती है। और ध्यान दो एक चीज़ कि ये जो भूमध्य रेखा ना, यहाँ से देखो तुम्हें दिख तो रही है कि पेरू से होके गुजरती होगी, लेकिन पेरू से नहीं गुजरती है। देखो दिखा रहा हूँ, ये को सीमा लग रही। ठीक, यहाँ देखो कितने ऊपर से निकल गई, पेरू से। ठीक है, तो ये याद रखना, पेरू से नहीं गुजरती है यहाँ पे। ठीक, इक्वेटर कहाँ से गुजरती है, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, आपका ब्राज़ील से, और बाकी ये छोटे छोटे ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए, यहाँ पे आपको क्या मिल गई, यहाँ पे केन्या मिल गया, आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो मिल गया, गैबन मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि मकर रेखा मेडागास्कर से जाती है। ठीक है, तो ये जाती है यहाँ पे। बस इतनी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग इक्वाडोर को इंडोनेशिया के पास समझ लेते हैं, इसलिए मैंने बताया इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर में ही कोटापैक्सी, कैम्बे और पिंचिचा है ना, क्या नाम है, पिंचिचा। ठीक, पिंचिचा ज्वालामुखी भी है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है।
फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट, इसे फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया जाता है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। रोड टू जेंडर इक्वलिटी, इसे यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है यूएनडीपी। अभी तक मैं यूएनईपी पढ़ा रहा था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे, हाल ही में चर्चा में रही रोड टू जेंडर इक्वलिटी पहल किसके द्वारा जारी की गई? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021। आपसे नहीं पूछेगा थीम, है ना, कि वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, नहीं पूछेगा। चूज टू चैलेंज अभियान काफी इंपॉर्टेंट है। चूज टू चैलेंज अभियान है महिलाओं के अधिकारों से संबंधित, बाकी आपको नहीं याद रखना है। आपको मैंने इससे पहले बताया है कि महिलाओं से संबंधित काफ़ी सारी पहलें हुई, देख सकते हैं आप कौन कौन सी हैं, जैसे मैक्सिको सिटी, कोपेनहेगन, नैरोबी, बीजिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। काला आजार क्या है? इसे लीशमैनियासिस, ठीक है, भी कहते हैं। आपसे सिंपल सा पूछेगा कि ऐसा नहीं पूछेगा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आपसे बस ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन सी बीमारी पैरासाइट्स के कारण होती है, या कहें कि परजीवी के कारण होती है। या आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन सी बीमारी का संबंध बैक्टीरिया से होता है, या कौन कौन सी बीमारी का संबंध वायरस से होता है। तो ये चीज़ें आपको पता हो। काला आजार क्या है? ये एक तरीके से परजीवी के कारण यानी कि पैरासाइट्स के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लीशमैनिया नामक एक परजीवी कारण होता है जो बालू मक्खियों के काटने से फैलता है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। चलिए, रेनके आयोग ये घुमंतू जनजातियों से संबंधित है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रेनके आयोग का संबंध किससे, तो बता देना घुमंती जनजातियों से। ठीक है, बिंत्रा नृत्य, छऊ नृत्य, गंभीरा नृत्य, टूसू नृत्य, संथाल नृत्य, लाठी नृत्य आदि ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। अलकुप गान, बाउल गान, लेटो गान, झुमरिया और रंपा ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित लोक नृत्य हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। रैमजेट क्या है? ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन का ही एक रूप है जो वाहन की अग्रगति का उपयोग कर आने वाली हवा को बिना घूर्णन संपीडक के दहन के लिए संपीडित करता है। आपको मैंने ऑलरेडी अपनी साइंस टेक की क्लास में रैमजेट स्क्रैमजेट के मध्य डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, रैमजेट क्या करता है कि ये मैक 3 की स्पीड से यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड इंटू 3 की स्पीड से काम करता है, जो कि सुपरसोनिक गति पर सबसे अच्छे से काम करता है। लेकिन यही जब हाइपरसोनिक पे आ जाता है तो फिर काम इसका खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब दक्षता इसकी कम हो जाती है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं स्क्रैमजेट क्या होता है, वो हाइपरसोनिक पे काम करता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली ये पनडुब्बी निर्माण प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जैसे आप जब पनडुब्बी होती है वो क्या होती है, समुद्र के नीचे चलती है, तो लोगों को सांस लेने के लिए पनडुब्बी में ऑक्सीजन को प्रमोट करने के लिए इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ताकि पनडुब्बी को बार बार समुद्र के बाहर ना आना पड़े, है ना। जैसे मछली होती है ना कि एक बार सांस ले ली और फिर काफी समय तक अंदर रहती है, लेकिन पनडुब्बी के लिए बनाया गया कि अगर ऐसा होगा तब तो फिर दुश्मन देश हम की रडार में हम आ जाएंगे और हम ज़्यादा लंबी दूरी तक फिर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसलिए समुद्र के अंदर ही हम ऐसा कुछ बना दें कि वहीं पे रह के ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें, उसी को बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली। INS करंज ये भारतीय नौसेना की तीसरी स्टील स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। अन्य दो हैं कलवरी और खांदेरी। ठीक है, आगे आने वाली भी कई सारी हैं, वेला, वगीर, वाक्सीर। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रही करंज, वेला, वगीर, वाक्सीर या कलवरी या खांदेरी का संबंध किससे है, तो आप बता देना ये एक तरीके की पनडुब्बियां हैं भारत की आगे आने वाली, बाकी आपको नहीं याद रखना है। संत रविदास मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वाले आर्टिकल में पढ़ाया ही था, क्या है, 14वीं सदी के प्रमुख संत थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सुधारक थे। एक ईश्वर में विश्वास और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने अपना जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित किया और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा की खुले तौर पर निंदा की। देखो, जब भी आप भक्ति आंदोलन पढ़ोगे ना तो इनमें दो टाइप के लोग मिलेंगे, एक तो आपको मिलेंगे निर्गुण, ठीक है, और एक आपको मिलेंगे सगुण। ठीक है, निर्गुण में जैसे आपको कबीरदास मिलेंगे, नानक मिलेंगे, ये लोग मिलेंगे। निर्गुण का मतलब होता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। सगुण का मतलब होता है ईश्वर का एक आकार है। जैसे इसमें सूरदास मिलेंगे, तुलसीदास मिलेंगे, इन्होंने एक आकार दिया, कृष्ण को दिया, राम को दिया,
लेकिन इन लोगों ने आकार नहीं दिया। और एक और बात बताएं कि भक्ति आंदोलन में आपको एकेश्वरवाद की संकल्पना मिलेगी और इसमें जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात होगी, क्योंकि ये लोग समाज में समता लाने की बात करते हैं। बाकी जब हम आपको डिटेल में मेडिवल इंडिया पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे, ठीक है। बेसिक बस इतना समझ लें कि हाँ, ये समाज की उन जटिलताओं को तोड़ने के लिए भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो जितने भी संत होंगे उनमें ये नॉर्मल फीचर होगा, ठीक है, कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया, एकेश्वरवाद में विश्वास किया, ठीक है। बस ये बातें याद रखनी है। उनके भक्ति गीतों में भक्ति आंदोलन पर त्वरित प्रभाव डाला। उनकी कविताओं को सिखों के धार्मिक पाठ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। इससे पहले भी मैंने बोला था कबीर साहब भी हैं उसमें, और दादू दयाल भी हैं, रैदास इन्हीं को बोलते हैं, रविदास को ही, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब, और इस समय तो यीशु भी चल रहा है, बेअदबी का, ठीक है। भक्ति आंदोलन, इसका विकास तमिलनाडु में 7वीं और 9वीं सदी के मध्य हुआ था, यानी कि भक्ति दक्षिण में पहले हुई थी। नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे, अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे। ये भावनात्मक कविताओं में परिलक्षित होता है। इन संतों ने धर्म को एक उदासीन वैचारिक पूजा के रूप में नहीं, बल्कि पूज्य और उपासक के बीच प्रेम पर आधारित एक प्रेमपूर्ण बंधन के रूप में भी देखा था। यानी कि इन्होंने माना था कि धर्म केवल एक धारण करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये भक्त एवं ईश्वर के मध्य एक प्रेम है, ठीक है। जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना, आप ऐसे सुनते हैं। समय के साथ दक्षिण के विचारों का स्थानांतरण उत्तर की ओर हुआ, लेकिन ये बहुत धीमी प्रक्रिया थी। अर्थात दक्षिण भारत से ये भक्ति के विचार धीरे धीरे करके उत्तर भारत की ओर आए, और माना जाता है रामानंद उत्तर भारत की ओर लेकर आए, ठीक है। भक्ति विचारधारा के प्रसार के लिए सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो था वो लोकल लैंग्वेज थी, स्थानीय भाषा। भक्ति संतों ने अपने छंदों की रचना स्थानीय भाषाओं में की, जैसे तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा, ठीक है। सूरदास जी ने अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत को अपनाया, ठीक है। और भी कई सारे लोग थे। कबीरदास जी की तो भाषा ही कई सारी भाषाओं का मिक्सअप थी, सदुक्कड़ी जिसको बोलते हैं। तो बस यही चीजें हैं। उन्होंने व्यापक स्तर पर दर्शकों तक पहुंच स्थापित करने के लिए संस्कृत कृतियों का अनुवाद भी किया, यानी कि जो संस्कृत में लिखी थी उनको अनुवाद भी किया। जैसे मराठी में ज्ञानदेव, हिंदी में कबीर संत ये जो थे, सूरदास और तुलसीदास, असम में शंकर देव, इन्हीं का आप एक सुनते होंगे, और अंकिया नाट, ठीक है, या सत्रिया नृत्य, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। चैतन्य, ठीक है, अचिंता भेदा भेद चैतन्य का एक संगठन है। चंडीदास ने बंगाली में, हिंदी और राजस्थानी में मीराबाई ने, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएंगे जब भक्ति आंदोलन डिटेल में इन सबको। ब्लैक ब्राउड बैबलर, ये एक रहस्यमय पक्षी है, आपसे नहीं पूछेगा। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, ये वायुसेना, भारतीय वायुसेना और यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि वायुसेना के मध्य पहली बार आयोजित हुआ। यूएई की आप लोकेशन देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका यूएई, ये कतर है आपका, ठीक है। ये है आपका यूएई, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब बात आती है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा राज्य में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है और कौन कौन से, तो सिमलीपाल है, हथगढ़ है, कुलडीहा है। सिमलीपाल आपको बस यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अन्य उड़ीसा राज्य के संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, तो एक तो भीतरकणिका है, बदरमा है, नलबाना है, नलबाना मतलब चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, बैसीपल्ली, कोटगढ़, नंदनकानन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नंदनकानन, लखारी घाटी और गहिर माथा। गहिर माथा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलिव रिडले टर्टल्स ओलिव रिडले टर्टल्स यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हिंद महासागर में भी पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, अटलांटिक में भी पाए जाते हैं, और क्या खास बात है कि गर्म पानी में, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, पेंच नदी यहाँ से होके जाती है। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नई दिल्ली में स्थित है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। इक्विन हर्पिस वायरस, वायरस है तो समझ जाना, एक सामान्य डीएनए वायरस है जो दुनिया भर में घोड़ों की आबादी के मध्य उत्पन्न होता है, मतलब इस वायरस का संबंध घोड़े से है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है।
पीएम जन औषधि योजना, देखो पीएम जन औषधि जो योजना है ये 2008 में शुरू हुई थी। इसका पर्पस था कि लोगों को सस्ते दामों में हम दवाएं उपलब्ध कराएं। सस्ते दामों का मतलब ये होता है जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराएं। अब यहाँ पे ध्यान देना, पीएम जन औषधि योजना का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि लोगों को मुफ्त में दवा दें, बल्कि सस्ते में दें। आपने देखा होगा कि पैरासीटामोल का 20 टेबलेट्स का जो पत्ता है लगभग 20 से 22 रुपए में मिल जाता है अब, ठीक है, 1 रुपए के आसपास टेबलेट। और यही पैरासीटामोल पहले जब आप हॉस्पिटल से परचेज करते थे तो 70 रुपए, 80 रुपए, 140 रुपए तक में भी मिलता था। मैंने 140 तक में भी खरीदा है, ठीक है। तो इसी चीज को सस्ता प्रोवाइड कराना पीएम जन औषधि योजना का उद्देश्य है। हालांकि वर्तमान भारत सरकार जब आई तो इसने इसको ज्यादा प्रमोट कर दिया, ठीक है। 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन 2014 के बाद इसको और ज्यादा प्रमोट किया गया। इंपॉर्टेंट है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया की कार्यान्वयन एजेंसी है, यानी कि आपको ये याद रखना है, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन घुमा देगा, तो आपको ये याद रखना है। फिर आता है इसका पर्पस वही, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त दवाएं यानी कि जेनरिक दवाएं प्रोवाइड कराना। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, आईपीएस की है, ध्रुवा, ठीक है, साउथ की मूवी है, रामचरण जी की। तो उसमें यही दिखाया गया है, विलेन ने क्या किया, जेनरिक दवाइयों का इशू था, वो वास्तव में यहीं से लिया गया है, ठीक है। चलिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या है? इसका गठन कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन हेड होते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री, अर्थात इसके हेड पीएम नहीं होते। आपको बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, और ना ही प्रेसिडेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि रक्षा अधिग्रहण जो परिषद होती है उसके जो हेड होते हैं पीएम होते हैं या एक तरीके से प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये आपको नहीं याद रखना है। इसके कौन होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर, वर्तमान में राजनाथ सिंह जी। डस्टलिक क्या है? भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ठीक है। तजाकिस्तान की क्या है? दुशांबे। किर्गिस्तान की क्या है? ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। किर्गिस्तान हो गया आपका, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो ये सब आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेनी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेनी नदी। और एक रिवर और याद रखना, जैसे तिस्ता, इस पर तो क्वेश्चन पूछा गया है, फेनी इंपॉर्टेंट है। और एक और रिवर है आपकी बराक, ठीक है। फेनी का खास बात क्या है? दक्षिणी त्रिपुरा जिले में इसका उद्गम होता है। यह नदी भारत सीमा की तरफ सबरूम शहर से गुजरती है और बांग्लादेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दो, पहली कि त्रिपुरा से निकलती है, दूसरी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, तीसरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। अब क्वेश्चन कहाँ बनाएगा? क्वेश्चन ये बना देगा कि ये त्रिपुरा से तो निकलती है लेकिन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि जब तीस्ता पे क्वेश्चन आया था तो ऐसा ही आया था, ठीक है। चलिए, मैत्री सेतु नामक पुल का निर्माण इसी नदी के ऊपर किया गया है, जो कि भारत बांग्लादेश की मित्रता का परिचायक है। चलिए, अगला आर्टिकल है एस्टर पक्स। फ्रांस द्वारा अपने उपग्रहों की रक्षा क्षमता का परीक्षण करने के लिए पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है, ठीक है। एस्टर एक्स के बारे में, जैसे आप इंडिया के बारे में सुने होंगे, क्या नाम है इंडिया का? मिशन शक्ति, ठीक है। उसके तहत हमने अपना एक एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया ताकि हमारे एंटी सैटेलाइट हमने बनाया है ताकि हमारा जो सैटेलाइट होते हैं ए सेट, ठीक, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना है। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट यानी कि प्रिज्म, ये क्या है? ये एक पोर्टल है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा प्रिज्म क्या है, तो एक पोर्टल है। क्या करेगा? विभिन्न शोध परियोजनाओं की वास्तविक जानकारी प्रदान करेगा। अर्थात जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि कोवैक्सीन के बारे में रिसर्च चल रही है, या इंडिया में एनवायरनमेंट को लेकर रिसर्च चल रही है, या पॉलीथीन के विकल्प को तलाशने की रिसर्च चल रही है, तो उन सब के बारे में सरकार को अवगत कराएगा एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक। माउंट सिनाबंग, ये कहाँ पे? इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है, और भी इंडोनेशिया में है, जैसे मेरापी है, सेमेरू है, ठीक। तो इंडोनेशिया की लोकेशन एक बार देख लो आप, तो ये है प्यारा भारत, और यहाँ पे नीचे जो लोकेशन है ये है इंडोनेशिया की, ठीक है।
ये यहाँ पे पूरा इंडोनेशिया है, ये आपका सुमात्रा, ये जावा। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जावा पास में पड़ता है कि सुमात्रा पड़ता है, तो हम हमेशा जावा और सुमात्रा बोलते हैं, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हुए थे, जबकि सुमात्रा पहले पड़ता है। और एक बात और बता दें, यहीं पे स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, और यहाँ पे एक है रिवर या कहें एक नहर बनाई जा रही है, ठीक है, इस जगह पे, जो कि अंडमान से लेके और आपका थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में होकर जाएगी, ठीक है। मेरे दिमाग से नाम स्लिप कर गया, अभी याद था अचानक से चलिए, छोटा सा नाम है उसका, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। क्रा कैनल, हाँ क्रा नाम है शायद, हाँ क्रा ही नाम है, ठीक है, क्रा कैनल उसका नाम है। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे 1954 में स्थापित किया गया था और ख़ास बात क्या है कि 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 24 भाषाओं का मतलब 22 तो वो भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, ठीक है। 2 भाषाएं कौन सी, एक भाषा है राजस्थानी और एक भाषा कौन सी, अंग्रेजी। अब इससे एक बात ध्यान देना कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, ठीक। दूसरी चीज कि जो ये 22 भाषाएं संविधान में 8वीं अनुसूची में है, ये मूल रूप से 22 नहीं थी, ठीक। मूल रूप से कितनी भाषा थी, 14 थी। बाद में इनको ऐड किया गया 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। इसमें एक भाषा आई सिंधी और इसमें 4 भाषाएं आई, ठीक है। तो 4 1 5, अब कितनी यहाँ पे बची, 19 और 3 यहाँ पे आई 71 में, ठीक है। तो ऐसे 4 3 7 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, ठीक। आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बेसिक पता है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इससे बड़ा है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपकी हो गई। खास बात इसमें भी वही देखो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं 24 भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी प्रदान किया जाता है, अर्थात कि जरूरी नहीं है कि आपने इन 24 भाषाओं में लिखा ही हो, ये भी हो सकता है कि आपने किसी अन्य भाषा का अनुवाद कर दिया हो, लेकिन खास बात हो कि इन्हीं 24 भाषाओं के अंतर्गत किया गया हो, ठीक है। चलिए, अगला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक। मतलब कोई भारतीय नागरिक है उसे ही प्रदान किया जाएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची प्लस अंग्रेजी, अर्थात यहाँ पे 23 भाषाएं हैं, यहाँ पे राजस्थानी नहीं है। तो ये याद रखना कि साहित्य अकादमी में 24 हैं, ज्ञानपीठ में आपकी कितनी है, 23 भाषाएं, ठीक। 2018 में अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे। अब सोच सकते हो, करंट का है 2018 का, यूपीएससी घुमा सकती है कि अभी तक किसी को भी अंग्रेजी भाषा में इसका पुरस्कार नहीं मिला है। लास्ट हमारा आर्टिकल है बाओ धन या रेड राइस। रेड राइस का मतलब लाल चावल, असम की भाषा में बाओ, ठीक है। असम राज्य का लाल चावल है या कहें रेड राइस है, आयरन से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होता है, मतलब लोहे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। फुगाकू, फुगाकू क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर वास्तव में वो कंप्यूटर होते हैं जिनकी कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है, जैसे स्पेस से रिलेटेड इश्यूज को डील करने के लिए या गवर्नमेंट में इंटेलिजेंस के लिए इन कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। जापान द्वारा निर्मित किया गया फुगाकू को। विश्व स्तर पर और भी कई सारे सुपर कंप्यूटर हैं, जिनमें चीन दुनिया में नंबर 1 पे। इंडिया में कौन कौन से हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे परम शक्ति, शिवाय, ठीक है, परम मित्र, ये सारे कई सारे हमारे हैं जो सुपर कंप्यूटर हैं, तो बाकी आपको नहीं याद रखना है। तो इस तरीके से हमने आज आपको अपने करंट अफेयर्स में 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर किया। उम्मीद है कि आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सारे आर्टिकल्स आपके कवर हो गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से हो सकता है आपने पीडीएफ बना ली हो, नहीं बनाई तो बना लेना। तो 1 मार्च से 15 मार्च तक, यानी कि अब हम कहें तो आपका 1 जनवरी से लेके 15 मार्च तक आपके क्लासेस कवर हो गई हैं 5 क्लासेस के माध्यम से, और आपको इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ताकि जब हम MCQ आपको दें तो आप MCQ इनके सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो 16 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 के आर्टिकल पे होगा, यानी कि पार्ट 6 होगा, ठीक। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।